बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच बोलो के साथ मैं हूं साकिब सलीम कुरैशी। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान में एक तरफ मौसम गर्म और दूसरी तरफ इस मौसम को मज़ीद गरमाया हुआ है पाकिस्तान में सियासी जमातों में। एक तरफ साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, जिन्होंने बिल-आखिर 25 मई की तारीख का ऐलान कर दिया है और अब वो पेशावर से उस जलसे को आज़ादी मार्च को लीड करेंगे जो पहुँचेगी वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में। मुल्क भर से काफिलों का सिलसिला शुरू हो चुका है और दूसरी जानिब हुकूमत पाकिस्तान जो मौजूदा हुकूमत है उसने पाकिस्तान की रिट को चैलेंज करते हुए कि रिट की चैलेंज ना किया जा सके गिरफ्तारियों का सिलसिला भी शुरू कर दिया। कंटेनर्स लगा दिए गए हैं, जीटी रोड मोटरवे को ब्लॉक कर दिया गया है और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के खिलाफ मुल्क भर में छापे जारी हैं जहां उनकी गिरफ्तारियों का सिलसिला तेजी से जारी है। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को गिरफ्तार किया गया, साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद के घर पर भी छापा मारा गया, हम्माद अजहर के घर पर लाहौर में छापा मारा गया, फारूक हबीब और दीगर अहम रहनुमाओं के घरों पर छापे मारे गए, लेकिन गिरफ्तारियां अहम रहनुमाओं की ना हो सकी। और गुज़िश्ता रोज़ होने वाले सेनेट के अहम इजलास में ये बात उठाई गई है कि अरकान कौमी असम्बली को गिरफ्तार करने से पहले चेयरमैन सेनेट या फिर चेयरमैन कौमी असम्बली से जो है वो आपको इजाज़त लेना होती है। अभी सवाल ये पैदा होता है कि जब आप इस्तीफ़ा दे चुके हैं तो क्या फिर आप रुकन कौमी असम्बली कायम रहें? इस पर भी बात करने की ज़रूरत है। इमरान खान साहब जो कि आज़ादी मार्च लेकर पेशावर से उनका काफिला रवा दवा है, रास्ते में बहुत ज़्यादा कंटेनर्स लगाए गए। ठीक साल 2014 में जिस तरह पूरा एक तारीख जिसे हम कहते हैं कि उसे दोहराया जा रहा है। इमरान खान साहब 2014 में डी चौक पर 129 दिन का धरना दिए बैठे रहे यहाँ पर, जिसमें आप जो मुख्तलिफ तौर पर हमें नज़र आए कि जो सूरत हाल बढ़ती रही उस पर काबू नहीं पाया जा सका और फिर हमने देखा कि आर्मी पब्लिक स्कूल का एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या रोनुमा हुआ। सियासी जमातें क्या चाहती हैं? पाकिस्तान एक तरफ माशी बहरान से दो चार है, दूसरी जानिब महंगाई पहले ही बोतल से बाहर है, जिन जो है वो बोतल से बाहर है, इसके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाइयाँ अमल में नहीं लाई जा रही हैं। हर कोई सियासतदान, सिर्फ ये सियासी जमात इक़्तिदार के पीछे है। जो मौजूदा हुकूमत होती है उसे गिराने के लिए अपोजिशन सड़कों पे आ जाती है और जब अपोजिशन हुकूमत में आ जाती है तो फिर जो हुकूमत के अरकान हैं वो सड़कों पर आ जाते हैं। आखिर ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? क्या चाहती है इमरान खान साहब की जमात और क्या चाहती है इत्तेहादी जमातें? आज इस हवाले से बात होगी। क्या कहीं 2014 का जो पूरा मंजरनामा है वो दोहराया तो नहीं जा रहा? कहीं किसी जगह के ऊपर कोई ऐसा मामला तो नहीं, क्योंकि अब शहादतों का सिलसिला भी शुरू हो गया और हमने देखा कि एक पुलिस एहलकार को गोली मारकर शहीद किया गया जो अपनी जिम्मेदारी सर अंजाम दे रहा था। इन सब पर सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर मुमलिकत जनाब अली मोहम्मद खान साहब से। अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अली साहब, फरमाइएगा क्या देख रहे हैं कि आखिर आपकी जमात चाहती क्या है? आपके पास तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं, आप इस्तीफे भी दे सकते हैं, तो ये जो धरनों का जो बातें की जा रही हैं, आपकी जमात अब आ रही है, क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या जो आज़ादी मार्च है ये मार्च तक महदूद रहेगी या धरने में तब्दील हो जाएगी और ये धरना 129 दिन से तवील होगा, या जो आप टारगेट हासिल करना चाह रहे हैं वो कर पाएंगे? क्या कहिएगा? अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद। वो हमने बैठ जाना है, ठीक है। कम से कम वो फिर चेयरमैन साहब फैसला करेंगे कितने दिन के लिए बैठना तवील होगा, लेकिन ये वन डे अफेयर नहीं होगा। अच्छा, ठीक है। 129 दिन तो हम पहले भी बैठे रहे हैं, बिल्कुल। तो बैठना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई मसला नहीं है। और इमरान खान साहब जब वहां पे बैठे होंगे और हम लोग उनके साथ होंगे, वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी, जनरल सेक्रेटरी असद उमर साहब और हमारी सेकंड थर्ड ईयर लीडरशिप, हमारी यंग हीरोज हैं, हमारे कासिम सूरी साहब हैं, शरियार अफरीदी साहब, मुराद सईद, फारूक हबीब, सारे बैठे होंगे, हम सब वहां होंगे, पूरी कौम आती रहेगी और ये रोज बरोज ये बढ़ता जाएगा। फैमिलीज आएंगी, खवातीन आएंगे, बच्चे आएंगे, बल्कि फैमिलीज आएंगी सरकारी मुलाजमीन की। तो ये इट्स नॉट अ वन डे अफेयर, द पीसफुल प्रोटेस्ट इज गोइंग टू स्टे टिल वी गेट द रिजल्ट। एंड व्हाट इज द रिजल्ट? ये पाकिस्तान की जो हकीकी आजादी मार्च है, सबसे पहला जो इसका नुक्ता है वो ये कि पुरअमन मार्च होगा, पीसफुल होगा, चाहे जितना भी हुकूमत जोर जबरदस्ती करे, जितनी भी रियासती वो जबर यूज करे, तो हमने तो पीसफुल रहना है क्योंकि हमारा एक राइट है, हमें इजाजत देता है कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट करें उस बैरूनी मुदाखलत के खिलाफ जिसको पाकिस्तान की एक नहीं 2 नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो हमारी मीटिंग्स हुई उन्होंने इस बात पे मोहर तस्दीक सब किया कि बिल्कुल बैरूनी मुदाखलत जो है वो हुई है, तो हम तो पीसफुल रहेंगे। आपने पूछा कि अगर उन्होंने बहुत ज्यादा रोका तो क्या होगा, उस पर मैं ये बात करना चाहता हूँ कि अगर बहुत ही उन्होंने हटदर्मी की और बहुत ही वहां पे रोका और
गोली चलाई या बैरिकेड रखे और किसी सूरत आगे ना जाने दिया तो हम लोग बैठ जाएंगे, ठीक है, वही पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन उसका तो ये होगा कि बदकिस्मती से फिर हम नहीं चाहते, लेकिन फिर पूरे मुल्क में जो है सब कुछ जो है वो लॉकडाउन हो जाएगा कि अगर आप एक पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं करने दे रहे और लोग आ रहे हैं इस्लामाबाद आना चाह रहे हैं, आ जाएंगे, बैठ जाएंगे, वो एहतजाज करेंगे। हमारे दौर में 2 बार फजल रहमान साहब तशरीफ लाए अपने लोगों के साथ, एक बार बिलावल साहब और एक बार मरियम साहब आई। हमने तो किसी को नहीं रोका, ना किसी पे लाठी चार्ज किया, ना किसी पे आंसू गैस चलाए, ना गोली चलाई, रबड़ की असली, तो हमने तो ना कोई कंटेनर खड़े किए। तो अगर हम आ रहे हैं तो इनको किस चीज का डर है? इसका मतलब है इनको अपने अवाम से डर है। हम ये नहीं कह रहे कि जो मुदाखलत हुई है तो आप रियल स्टेट करो, असल तो इंसाफ ये है कि मुदाखलत वापस हो, रियल स्टेटमेंट हो, लेकिन हम ये नहीं कह रहे। व्हाट वी आर डिमांडिंग इज कि नया इलेक्शन हो एंड लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड, पाकिस्तानियों को फैसला करने दें। ठीक है, लेट्स द पीपल डिसाइड कि पाकिस्तानियों का फैसला करना चाहिए। लेकिन एक बात यहाँ पे बड़ी अहम है और मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा आप लोगों को भी नजर आने की जरूरत है। जब फैसला अवाम ने ही करना है तो फिर इंतखाबात का इंतजार क्यों नहीं किया जा रहा? ठीक है, ये जिसे मदाखलत कहा जा रहा है, जिसे साजिश कहा जा रहा है, अब इस पर अदालती इंटरवीन भी हो रही है, मामलात भी चल रहे हैं। थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाएंगे, फरमाइएगा कि अब होगा क्या? क्योंकि डी चौक पर तो आप लोग अब, क्योंकि गुज़िश्ता जब आपने 2014 के धरने की बात की तो आप लोग डी चौक पे मौजूद थे, एंड पार्लिमान के सामने मौजूद थे। अब क्योंकि ये सिलसिला आपके दौर से ही शुरू हुआ और आपने जो पीडीएम का जलसा था, जो धरना था, उसको रोकने के लिए आपने अदालती फैसले लिए हुए हैं। आपने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को भी दरखास्त दायर करवाई थी, सुप्रीम कोर्ट के वाज़े अहकामात आपने लिए थे, जिसमें मौजूद है कि डी चौक के ऊपर कोई इस तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं हो सकती है। आपको श्रीनगर हाईवे तक महदूद रहना पड़ेगा, आपको कश्मीर हाईवे पर रहना पड़ेगा। तो क्या जो डी चौक वाला मंजरनामा 2014 में आप लोग जमा कर पाए थे, क्योंकि ये सड़क थोड़ी तवील है, डी चौक के ऊपर तो आपको बड़ा लेफ्ट राइट हर जगह पे दोनों रोडों की कवरेजेस मिल रही थी, यहाँ कैसे मैनेज करेंगे इसको? क्योंकि रेड जोन में तो अब आपकी एंट्री यकीनी तौर पर नामुमकिन नजर आ रही है कि इमरान खान साहब एक बार फिर उसी तरह आगे बढ़ेंगे, एक बार फिर आइन जो है वो, या जो इमारतें, सरकारी इमारतें, उनके इमलाक को नुकसान पहुंचाने की बातें की जाएंगी, क्या होगा जी? क्योंकि इसमें अब मोहतरम अदालतों की भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी जजमेंट्स मौजूद हैं मेरे ख्याल में। बिल्कुल ऐसी हम तो कानून के मुताबिक चलेंगे, अदालतों का एहतराम करेंगे, और जहां से अदालत ने जिस एरिया में मना किया है वहां हम जाने से एराज करेंगे। जो श्रीनगर हाईवे है वहां पे इंशाअल्लाह हमारा जो है वो स्टे होगा, और वहीं पे हमने जो है अपना पीसफुल प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करना है। और उस दिन हसीन मलिक साहब के खिलाफ सजा भी हिंदुस्तान जो जालिम है वो दे रहे हैं, तो उस दिन हमारा न सिर्फ इस इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ है बल्कि हमारा हिंदुस्तान के खिलाफ भी प्रोटेस्ट होगा। जो कश्मीर के साथ उन्होंने जुल्म किया है, तो हम इस मुश्किल घड़ी में यासीन मलिक साहब के साथ, उनकी वाइफ विशाल बीबी जो है उनके साथ, और पूरी कश्मीरी कौम के साथ, इमरान खान साहब जो खुद उन्होंने वादा किया था मुजफ्फराबाद में, इमरान खान साहब ने मुजफ्फराबाद में आजाद कश्मीर की असेंबली के सामने वादा किया था बैरिस्टर वजीर आजम पाकिस्तान कि मैं कश्मीर का सफीर बनूंगा, पूरी दुनिया में वकील बनूंगा। और उन्होंने साबित किया यूनाइटेड नेशंस में, इमरान खान साहब ने जाके न सिर्फ कश्मीर के सफीर बने बल्कि हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिपाही भी बने। ठीक है, इस पे तो कोई शक नहीं है, बिल्कुल इस पे तो कोई शक नहीं है जो आप बात कह रहे हैं, और ऐसा में नजर भी आया है। लेकिन जब कश्मीर की हम बात करते हैं या हम जब चीजों की बात करते हैं तो उसमें हाथों की जंजीरों तक चीजें हमें महदूद नजर आई हैं। हमें नजर आए इमरान खान साहब ने यकीनी तौर पर आवाज बहुत ज्यादा उठाई है, लेकिन नताइज उसके ना निकल सके, और आपकी हुकूमत का तख्ता उलट जाने तक भी अगर हम देखें तो भारत में जिस तरह आर्टिकल 35A जिसकी खिलाफ वर्जी की गई है वो आज तक वहां मौजूद है। मकबूजा कश्मीर में आज भी कर्फ्यू नाफिज है, आज भी भारत जो है वो गैर कानूनी तौर पर उसने कब्जा किया हुआ है। लेकिन जिन लोगों को आप जगाना चाहते थे आलमी सतह पर वो ना जागे। तो यासीन मलिक साहब के खिलाफ सजा की बात आपने की है, आपको नहीं लगता बड़ी ताखीर कर दी है आपने इस पर भी? क्योंकि इस पर तो बहुत ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हमने देखी है कि मौजूदा हुकूमत ने भी की है। बहरहाल अब देखेंगे 25 तारीख को आप क्या लाए अमल उठाते हैं और इमरान खान साहब क्या ऐलान करेंगे यासीन मलिक साहब के हवाले से भी। अब जरा थोड़ी सी बात फरमाइएगा, क्योंकि मैंने अपने बयानी में भी बात की थी मुस्ताफी होने के हवाले से भी। तो सूबाई असम्बलियाँ जिसमें मैं बात करूँ, पंजाब में आपकी अक्सरियत है, सिंध में आपकी अपोजिशन मौजूद है, KPK में आपकी हुकूमत है, आपकी अक्सरियत है, बलूचिस्तान में आपकी बड़ा अहम रोल रहा है। तो अगर आप वहां से आप मुस्ताफी हो जाते हैं तो आपको नहीं लगता कि ऑलरेडी जनरल इलेक्शन की तरफ मुल्क चला जाएगा? सेनेट में अगर आप मुस्ताफी हो जाएं तो वो भी हुकूमत के लिए परेशानियां बना सकती है।
تو کیوں آخر دھرنے کی سیاست کو دوبارہ جنم دیا جا رہا ہے؟ کیوں معیشت کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے؟ ڈالر بہت اوپر جا چکا ہے، پاکستان میں جو ملک میں مہنگائی ہے وہ 16% تک پہنچ چکی ہے. شاید اس کا اندازہ خان صاحب کو نہیں ہو رہا، تقاریر تک ہو رہا ہے، موجودہ حکومت کو نہیں ہو رہا، ان کو انتقامی کارروائیوں تک ہو رہا ہے. تو یہ جو استعفوں والا آپشن ہے اسے خان صاحب کیوں اویل نہیں کرتے؟ کیونکہ خود انہوں نے بار بار خود اس کا ذکر کیا ہے. جی دیکھیں، یہ ہو بھی سکتا ہے. میں نے خود خان صاحب کو، میں نے بھی ایک کچھ دن پہلے یہ بات میں نے بھی کی ہے کہ اسمبلی سے استعفیٰ ہاؤس آف فیڈریشن سینٹ سے پاسبل نہیں ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے. میری ذاتی رائے ہے، ٹھیک ہے، پارٹی موقف نہیں ہے، میری ذاتی رائے ہے کہ سینٹ سے کبھی استعفیٰ نہیں دینا چاہیے. باقی صوبوں میں انشاءاللہ وہ ہو سکتا ہے اگر ضرورت پڑی، کیونکہ اس وقت ہماری سندھ میں اچھی خاصی ریپرزنٹیشن ہے، پوزیشن لیڈر ہمارا وہاں پہ ہے، پنجاب میں اب بھی ہم اکثریت میں ہیں، خیبر پختونخوا میں حکومت ہے، تو یہاں سے تو ہم استعفے بالکل دے سکتے ہیں. حکومت توڑی بھی جا سکتی ہے، لیکن وہ پھر دیکھا جائے گا وقت آنے پہ. اس وقت ہماری کشمیر میں بھی حکومت ہے، جی بی میں بھی ہے، وہاں تو استعفے کا وہ آپشن نہیں ہے کیونکہ وہ ایک علیحدہ سچویشن ہے. لیکن سندھ سے، پنجاب سے، خیبر پختونخوا، بلوچستان سے بالکل اٹ از آن دا کارڈز کہ صوبائی اسمبلیوں سے استعفے بھی دیے جائیں اور جہاں توڑی جا سکتی ہے وہاں توڑی بھی جائے. لیکن اس وقت ہماری پوری توجہ جو ہے وہ حقیقی آزادی مارچ پہ ہے اور پوری پاکستانی قوم نکلے گی، اور میرے خیال میں ڈیمانڈ بڑی جائز ہے، کوئی ذاتی مفاد کی بات نہیں ہے. الیکشن ہو جائے، جس کو عوام پہ اعتماد ہے اس کو عوام کے پاس جانے سے ڈرنا نہیں چاہیے. یہ ہمارا ملک ہے جس کی ہم نے رکھوالی کرنی ہے، ہم اس کے راکھے ہیں. ہماری پاک فوج بارڈر پہ اور ہم سب ملک کے اندر نظریاتی اور جغرافیائی دونوں سرحدوں کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ. چلیں، بہت شکریہ، بہت شکریہ. پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور سابق وزیر مملکت علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. علی محمد خان صاحب نے 3 پوائنٹ بڑے اہم جو واضح طور پر انہوں نے بات کی. ایک یہی کہ ظاہر سی بات ہے ہم اس ملک کے محافظ ہیں، رکھوالے ہیں، اور ہمیں اس کی رکھوالی کرنی ہے، کیونکہ احتجاج کسی بھی جماعت کا جمہوری حق ہے اور سابقہ حکومت میں بھی یہ حق دیا گیا ہے. گویا کہ اس میں تبدیلیاں کی گئی ہیں اور موجودہ حکومت اب انہی تبدیلیوں کا فائدہ اٹھا رہی ہے. علی محمد خان صاحب نے کہا کہ استعفوں کا آپشن موجود ضرور ہے، اس پر بات بھی کی گئی ہے. اب عمران خان صاحب نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ آپشن کب اور کس وقت استعمال کیا جائے گا، لیکن کہیں دیر نہ ہو جائے. ملک میں مہنگائی کا جن پہلے ہی بوتل سے باہر ہے اور جس تیزی سے سیاسی اعلانات ہو رہے ہیں تو دنیا بھر کی نظریں، جو ورلڈ بینک ہے، IMF ہے، ان کی نظریں بھی آپ کی اس پولیٹیکل سچویشن سے جڑی ہوئی ہے کہ کس طرح پاکستان ان تمام سیاسی سرگرمیوں سے باہر نکلے گا تو معیشت کا پہیہ چلے گا. شرائط بہت زیادہ کڑی بھی رکھی جا رہی ہیں. ساتھ علی محمد خان صاحب نے یہ بھی بتا دیا کہ اب تو دھرنا ہوگا اور دھرنا ہوگا، اور یہ دھرنا سابقہ دھرنے سے مختلف ہوگا، اور حکومت کی انتخابات کے اعلان نہ ہونے تک یہاں لوگ بیٹھے رہیں گے. آخر یہ فنڈ ریزنگ کیسے ہوگی، کب تک بیٹھا جائے گا، کس طرح سنبھالا جائے گا؟ گرمیاں شدید ہوتی جا رہی ہیں، کیونکہ وہ اگست کا مہینہ تھا، 2014 میں ٹھنڈ تھی، موسم بہتر تھا، شاید بیٹھنا آسان تھا، لیکن یہ گرمی یقینی طور پر کارکنان کے لیے مشکلات پیدا کرے گی. یہ گرمی یقینی طور پر پاکستان کے تحریکی جو انصافیان ہیں ان کے لیے مشکلات پیدا کرے گی. مشکلات پیدا کرے گی وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں رہنے والے جو مقامی افراد ہیں ان کے لیے، کاروباری طبقے کے لیے یہ مشکلات پیدا ہوں گی، ملک بھر میں تاجروں کے لیے. یہ سب کے بارے میں سوچنا ہوگا. ان سب کے علاوہ پاکستان MQM کا بڑا کردار ہے، MQM پاکستان کا، کہ جنہوں نے ہر دفعہ ہر حکومت میں اپنا حصہ ڈالا ہے. اور یقینی طور پر جب سابقہ حکومت کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا جب حکومت سے علیحدہ ہوئے اور عمران خان صاحب کا تختہ پلٹا صرف ان 7 سیٹوں کی وجہ سے. کیونکہ جب بھی بات کی جاتی ہے MQM پاکستان کی تو وہ بڑا سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہر حکومت کا پاک رکھا جائے اور ہر حکومت کے ساتھ موجود رہیں. آخر معاملات کیسے حل ہوں گے اور MQM کیا کر رہی ہے ان سب میں؟ کیونکہ جب حکومت کا وہ حصہ تھے تو تب بھی انہوں نے بڑی بڑی باتیں کی تھے، بڑے بڑے اعلانات کیے تھے، اور موجودہ حکومت جو کہ اس وقت کی اتحادی حکومت ہے اس پہ بھی MQM اب کیونکہ حالات بگڑتے جا رہے ہیں، MQM کا بڑا اہم کردار ہے. اگر MQM کی ایک سیٹ بھی آگے پیچھے ہو جاتی ہے تو اس شہباز شریف صاحب کو نقصان ہو سکتا ہے. پروگرام میں بات کریں گے، ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت امین الحق صاحب نے. آپ MQM پاکستان کے سینئر رہنما ہیں اور اتحادی ہیں موجودہ حکومت کے. ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر ہو کیا رہا ہے، کیونکہ گزشتہ ہفتے بڑی اہم ملاقات ہوئی، بڑی اہم میٹنگز بھی ہوئی ہیں، اور اس میٹنگ میں شہباز شریف صاحب نے بھی حکومت کو جوائن کیا، نواز شریف صاحب نے حکومت کو جوائن کیا، اور وزیر اعظم ہاؤس سے بڑی اہم ویڈیو لنک کے ذریعے خطابات ہوئے، بات چیت ہوئی، مشورے ہوئے کہ کیا ہو رہا ہے. امین الحق صاحب بہت شکریہ آپ کا. فرمائیے گا آخر ہو کیا رہا ہے؟ ڈالر تو بہت اوپر جا رہا ہے، ڈالر کو پر لگے ہوئے ہیں. نواز شریف صاحب بھی موجود تھے وزیر اعظم کے ساتھ وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں، جہاں اتحادی بھی موجود تھے. کیا آواز پہنچائی نہیں جا رہی وزیر اعظم صاحب کو کہ ہو کیا رہا ہے؟ فیصلے لندن سے ہو رہے ہیں،
किस तरह चीजें कंट्रोल होंगी? आप सही फरमा रहे हैं। मुझे याद है कि गलीबन आज से एक हफ्ते पहले मंगल का दिन था जी, और पीएम हाउस में मीटिंग हुई थी जिसके अंदर तमाम आलाजी मौजूद थे और वीडियो कॉन्फ्रेंस में आसिफ अली जरदारी साहब भी थे और गालिबन मियां नवाज शरीफ साहब भी थे। हर सूरत में फेडरल गवर्नमेंट क़याम कायम रहेगी और अगला इलेक्शन जुलाई या अगस्त में कराया जाएगा और उसके लिए माशी इस्लाहात और तमाम चीज़ों के प्रोग्राम चाकोट किया गया था। आज भी टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज बिल्कुल उसी तरीके से कारबंद है। हमने क्या फैसला किया है कि 2-3 चीज़ें ज़रूरी है बिलखसूस एज फार एज MKM इज कंसर्न कि मुल्क में जमहूरी रवायत कायम रहना चाहिए, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी होनी चाहिए और मैं समझता हूँ कि इसके लिए बिल्कुल एक अटल फैसला हो चुका है कि यस जून जुलाई या अगस्त में अगर इलेक्शन होता है इट शुड बी द फेयर फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। तमाम सियासी पार्टियों को काम करने की आज़ादी होनी चाहिए, तमाम सियासी पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लें। ठीक है, नहीं जैसे आप भी कह रहे हैं कि तमाम पार्टियां इलेक्शन में हिस्सा लें, अवामी राय का ख्याल रखना होगा, लेकिन सूरत हाल थोड़ी सी हमें तब्दील होती हुई भी नज़र आ रही है कि इत्तेहादी राज़ी हैं क्या इस धरने को रोकने के लिए, क्योंकि जमहूरी हक है। अगर इसको आप लोग रोकते हैं तो फिर आपको नहीं लगता कि ये गलत होगा? क्योंकि जब आप उस हुकूमत में तब भी आपने कहा था कि जी जमहूरी हक है, PDM का भी अगर वो जलसा करना चाहती है, धरना करना चाहती है, मार्च करना चाहती है तो उसे आने दिया जाए। तो क्या इस हवाले से शहबाज शरीफ साहब से कोई बात आपकी हुई है? क्योंकि आप इत्तेहादी हैं, आपका बड़ा अहम किरदार है, अगर कोई नुकसान होगा तो आपकी जमात, आपके वोटर्स को भी होगा, ये भी आपको समझना है, जाहिर सी बात है, और आप बेहतर समझते हैं इस हवाले से भी। तो क्या प्लानिंग्स होती जा रही हैं? क्योंकि अब तो गिरफ्तारियों का सिलसिला भी शुरू हो गया है, कंटेनर्स लगाना, रेट को चैलेंज करना, वो बातें अपनी जगह पर हैं, लेकिन शहादतें हो रही हैं, कारकुनान की गिरफ्तारियां हो रही हैं, 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है। तो ये सारी बातें क्या इत्तेहादी समझ नहीं रहे? क्योंकि हुकूमत तो अपना काम कर रही है, उसे लगता भी है कि उसने गलत फैसला किया है। आप क्या कहिएगा इस हवाले से? इत्तेहादियों की क्या राय है? बिल्कुल एज ए पॉलिटिकल पार्टी एंड एज ए पॉलिटिकल वर्कर बिल्कुल मेरा ख्याल है धरना देने का माजी में भी मेरा ख्याल इमरान खान साहब ने 1 नहीं 2 दफ़ा धरने दिए। आप सबको याद होगा सियासी कज़न के साथ बैठ के उन्होंने धरने दिए। साफ और शफाफ में हमारी राय है क्या कि यस हर सियासी पार्टी का आईनी कानूनी और जमहूरी हक है कि वो जलसा करे, जुलूस निकाले और अगर वो धरना देना चाहते हैं तो बेशक धरना दे, वो इस्लामाबाद आए। लेकिन क्या फैसला हुआ? हमने इनकी जो माजी की जो हुकूमत थी, आपको याद होगा गालिबन 1 अक्टूबर 2019 फजलुर रहमान साहब कराची से बड़े काफिला लेकर रवाना होते इस्लामाबाद आमद होते, तो क्या उनको डी चौक पे आने दिया? तो उस वक्त हुकूमत ने यकीन नहीं क्या कहा था कि आप श्रीनगर हाईवे के ऊपर, जिसे हम कश्मीर हाईवे भी कहते हैं, उसके ऊपर ठहराया गया। फिर आपने देखा कि आज से 1.5-2 महीना पहले अगेन GUI भी आई थी और PDM भी आई थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी आई थी। तो क्या फैसला हुआ था कि यस उनको दोबारा कश्मीर हाईवे पर रोका जाएगा, कश्मीर हाईवे पर उनको जलसा करने की इजाजत दी जाएगी। तो यही फैसला हुआ है। यस वो मेरा ख्याल तशरीफ लाना चाहते हैं, बिल्कुल आए और उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। वो धरना देना चाहे, जुलूस निकालना चाहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, वो कश्मीर हाईवे में बैठे, वो तमाम चीजें करें। प्रॉब्लम क्या होती है जब आप शहर के अंदर दाखिल हो जाते हैं तो जो आम अवाम होती है उनको तकलीफ का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ माशी सूरत हाल भी खराबी की तरफ जाना शुरू कर देती है। तो आइन और कानून के मुताबिक उनको हक हासिल है कि वो धरना दे, इस्लामाबाद में बैठे, बट नॉट एट द डी चौक। ठीक है, नहीं जैसा आपने खुद भी कहा कि उनका जमहूरी हक है और कश्मीर हाईवे की बातें ज़ाहिर की जा रही हैं, लेकिन एक और बड़ा अहम मामला जिस पर बार बात की जाती है और राना सनाउल्लाह साहब इसे बार बार कह चुके, क्योंकि आप खुद इत्तेहादी भी हैं, मदद फिर किससे मांगी जा रही है? जब आप एक तरफ जमहूरियत की बात करते हैं, दूसरी जानिब आप कहते हैं कि इदारे न्यूट्रल हो चुके हैं, तो भी मदद किससे मांगी जा रही है? जो बार बार कहा जा रहा है कि जिन्होंने इमरान खान साहब की मदद की थी हुकूमत में, वो हमारी मदद भी करें, तो वो मदद कौन किससे मांगी जा रही है? अगर वो मदद आपको आ जाए तो आपको लगता है कि जो मुश्किलात हुकूमत को सर दरपेश हैं, अगर बात करूँ माशी तौर पर भी, तो वो निकल जाएगी। आप इस पर क्या राय रखते हैं? तो वो मदद जो राना सनाउल्लाह साहब मांग रहे हैं वो कब तक मांगी जाएगी और आपको लगता है कि वो मदद आखिर कब तक आ जाएगी? देखिए मेरा ख्याल है कि ये 2 या 3 दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस पे राना सनाउल्लाह साहब ने गुफ्तगू की। राना सनाउल्लाह साहब जो इंटीरियर मिनिस्टर है, सिक्योरिटी के हवाले से वो तमाम चीजों से हमसे ज्यादा बाखबर है, वाकिफ है और इस तरह की गुफ्तगू कर रहे थे। मेरा ख्याल है कि उन्होंने भी एक मिक्स सिग्नल दिया है। वो आप भी समझते हैं कि किन किन लोगों तक ये सिग्नल पहुंचाना था। और जहां तक आज की सूरत हाल है, हम समझते हैं कि यस बार बार एस्टेब्लिशमेंट में क्या कहा है, एस्टेब्लिशमेंट ने वाज़ह तौर पे 2 टोक अंदाज में कहा है कि न्यूट्रल है।
जमहूरी तरीके कार के मुताबिक अवाम जिसके साथ हो, जिसके पास मैंडेट उसको हुकूमत करनी चाहिए। तो ये नाउ इट इज प्री अंडरस्टूड कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए पाकिस्तान के अवाम ने पार्लियामानी रवायत के ऐन मुताबिक, जमहूरी रवायत के ऐन मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म को बाहर निकाला है। और अब जो मैं समझता हूँ कि अगर किसी सियासी पार्टी में समझती है कि यस मौजूदा वफाकी हुकूमत अगर गैर जमहूरी गैर आनी, तो मेरा ख्याल है जमहूरी तरीके कार मौजूद है, दोबारा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या है कि फिर आपको पार्लियामेंट के टेंडर को मुकम्मल करने दिया जाए। पार्लियामेंट के टेंडर कब तक मुकम्मल हो रहा है? गालिबन 25 जुलाई 2023। तो यकीनन इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि तमाम सियासी पार्टी मुत्तफिक है कि इलेक्शन जो है वो 2023-25 जुलाई के बाद ही होगा। अमीन साहब, जैसे आपने कहा कि पार्लिमानी टाइम को मुकम्मल होना चाहिए और इंतखाबात 2023 में होने चाहिए, तो आखिर जब इमरान खान साहब की हुकूमत का आप हिस्सा थे उस वक्त आपको क्या लग रहा था? आखिर ऐसी कौन सी परेशानी थी जो 30 मार्च को बड़ा अहम फैसला आपको लेना पड़ा और आप लोगों ने ये फैसला कर लिया कि जी अब हमें हुकूमत से अलग होना चाहिए, जो आपके मुतालबात थे वो मुकम्मल नहीं हो रहे थे, आपने बड़ी बड़ी गारंटीज ली हैं। तो 30 मार्च की दिन या 29 मार्च की रात को ऐसा क्या हुआ था कि आपको जमहूरी निज़ाम चलता हुआ नजर नहीं आया? अदम जो नो कॉन्फिडेंस का जो वोट था उसमें आपको जाना पड़ा और आपने फैसला किया कि हमें जाना चाहिए। तो वो जो मुतालबे आपने साबका हुकूमत में किए थे, क्या वो मुतालबे आपके अब पूरे हो गए? आखिर वो लापता अफराद जो आपने हमेशा डिमांड की है, क्या आपको वो लापता अफरादों की फहरिस्तें मिल गई हैं? वो लापता अफराद अपने घर आ गए हैं? जिन लोगों ने जमानतें ली थी वो आज कहाँ खड़े हैं? उसके हवाले से क्या हो रहा है? फिर क्या शहबाज शरीफ साहब से इस हवाले से कोई बात हुई है? देखिए एमकेएम पाकिस्तान वो सियासी पार्टी थी जो सबसे आखिर में वफाकी हुकूमत के साथ ऑन बोर्ड हुई थी, यानी कि पीएमएल और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। मेरा ख्याल है कि ये तमाम जो सवाल आपने पूछे इसका ज़्यादा बेहतर तरीके से जवाब जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह इसके ज़्यादा बेहतर तरीके से जवाब दे सकते हैं। एज फार एज एमकेएम इज कंसर्न है, एमकेएम ने तो इश्यू बेस्ड गुफ्तगू की ना। 30 मार्च दोपहर 2 बजे का वक्त था जब पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल से दिखाया जा रहा था कि एमकेएम पाकिस्तान एक कौमी जरगी के सामने मुआहदा कर रही थी। किसके साथ? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, जिसपे बिलावल भुट्टो साहब ने दस्तखत की, और शहबाज शरीफ के साथ। और उसके विटनेसेस कौन थे? बड़ी अच्छी बात ये थी कि आप देखें कि केपीके से फजलुर रहमान साहब मौजूद थे, बलूचिस्तान से मैंगल साहब मौजूद थे, शाहजहान बुख्ती साहब मौजूद थे, सिंध से बिलावल साहब खुद मौजूद थे। तो इसका मतलब ये था कि वो तमाम इशूज जो एमकेएम समझती थे कि हल तलब है, जिसके एमकेएम हर फोरम पे, आपके टीवी चैनल हो या तमाम फोरम इस पर आवाज उठाते रहे, इन तमाम सियासी पार्टी ने एमकेएम के उस इशूज को इंडोर्स किया और कहा कि मसाइल हल होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि यस, एमकेएम ने एक अच्छा फैसला किया, बर वक्त फैसला किया, और उनके लिए उन्होंने किस चीज को मद्देनजर रखा? अपने वोटर, अपने सपोर्टर और अपने शहर के अवाम के मफादात को बेहतर मुकदम रखा। लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ आपने बात की पोलराइजेशन बढ़ने की, ये इसका दारोमदार जो है मैं समझता हूँ तो हमें एयरपोर्ट में नजर आया धंधे पर आता है। उन्होंने क्या किया? आप सबने देखा कि गालिबन 30 मार्च को जब एमकेएम पाकिस्तान ने मुआहदा खत्म किया, पीडीएम के साथ शामिल हुए वफाकी हुकूमत में, तो हमारे एक सीनियर लीडर के साथ इस्लामाबाद एयरपोर्ट में बदतमीजी कर दी। लेकिन हैदराबाद में आप लोगों ने भी फौरी तौर पे मैसेज, इनके जो बड़े थे उस वक्त गवर्नर साहब मौजूद थे, इमरान इस्माइल साहब, उनको मैसेज करा असद उमर साहब को कि देखिए पोलराइजेशन आप ना बढ़ाएं। अगर इन चीजों को अगर आप इस तरह हरकतें करेंगे, किसी को गद्दार और किसी को जिसे कहते हैं गैर सियासी अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, तो उसका रद्दअमल आएगा। लेकिन इसके बावजूद आपने देखा कि हैदराबाद में एमकेएम का परचम क्या हुआ, फौरी तौर पे रिएक्शन आया ना। उसके बाद उनका जिसे कहते हैं कि सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया, उन जिन हजरात ने एमकेएम के परचम दिलाए तो उन्होंने माजरत की। तो मैं समझता हूँ कि इस चीजों को रखना पड़ेगा कि तमाम सियासी पार्टी को पोलराइजेशन से दूर होना पड़ेगा, एक दूसरे को समझना पड़ेगा, एक दूसरे से मिलता, जिसे कहते हैं कि आप ओपन महफिल में भी और इंडोर भी आप आपस में मुलाकातें बिल्कुल रखें, लेकिन सियासी अखलाफात नहीं, लेकिन सियासी सियासी इख्तलाफात ठीक है, सियासी इख्तलाफात की बात आपने अपनी जगह की, सॉफ्टवेयर अपडेट की भी आपने बात की। ये सॉफ्टवेयर किसने अपडेट किया, ये तो आज तक समझ में नहीं आया कि आखिर ये सॉफ्टवेयर जो है ये अपडेट कौन करता है। दूसरी जानिब मुल्क की मईशत की जब बात करते हैं तो मुल्क की मईशत इस वक्त हमें खसारे में नजर आ रही है और महंगाई का जिन पहले ही बोतल से बाहर है। डॉलर जो कि 200 रुपए की रेंज को क्रॉस कर चुका है, पाकिस्तानी रुपया तेजी से गिर रहा है। मुल्क में महंगाई सालाना अगर बात करूं तो 16.78% को पहुंच चुकी है। ऐसे में स्टेट बैंक ने एक बार फिर शरह सूद को बढ़ा दिया, 150 बेसिस पॉइंट इजाफा हुआ है, यानी कि 150 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया गया है और ये अब तकरीबन तेजी से
قرضوں میں اضافہ ہوگا, مہنگائی کا بوجھ مزید بڑھے گا. کیا معاشی ٹیم کہاں ہے آپ کی؟ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ لوگ یہ جو مفتاح اسماعیل صاحب ہیں وہ ایگریمنٹس کر رہے ہیں, شرائط پہ شرائط مانے جا رہے ہیں, اور اس مہنگائی کے دور میں پوری کابینہ اٹھ کر لندن چلی جاتی ہے مشاورت کرنے کے لیے, اور اتحادی خاموش رہتے. یہ پیسہ کس کا؟ قوم کا پیسہ ہے. تو اتحادیوں نے کیا کوئی احتجاج ریکارڈ کروایا؟ کیا اس حوالے سے کوئی بات کی ہے کہ پاکستان اس وقت مشکلات سے دو چار ہے, معاشی طور پر تباہی کی طرف جا رہا ہے, اور آپ لندن کی یاترا کر رہے ہیں, وہاں مشورے کر رہے ہیں؟ تو پاکستان کی گورنمنٹ کو تو پاکستان میں بیٹھ کے مسائل حل کرنا چاہیے. آپ لوگوں نے اس حوالے سے کیا کیا ہے؟ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے دنوں جو ہمارے الائز ہے, بڑی الائز ہے, ان کا ایک وقت بیرون ملک چلا جاتا ہے اور 5-6 دن وہاں رہتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے لاؤڈ اینڈ کلیئر ان کو میسج دیا کہ اٹس این ایرر نہیں بلکہ مسٹیک اور بلنڈر تھا. کوئی ضرور پاکستان میں موجود رہنا چاہیے تھا. جو معاشی عدم استحکام آ رہا ہے اس کو بہتری کی طرف لے کے جانا چاہیے تھا. الحمدللہ ہماری بات سنی گئی ہے. اب یہ جو کسے کہتے ہیں وفاقی حکومت کی جو معاشی ٹیم ہے سر جوڑ کر بیٹھ رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات شروع کر دیے گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے, ہمیں مذاکرات کرنا چاہیے. ڈالر کو کنٹرول کرنا بالکل ہماری ذمہ داری ہے. ہمیں دیکھنا کیا ہے کہ ہر صورت میں عام عوام کی بہتری کیسے لا سکتے ہیں. پیٹرول کی قیمتیں جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں میرا خیال $110 فی بیرل کے حساب سے قیمتیں بڑھ رہی ہیں, ہمیں اس کے حساب سے آگے بڑھنا ہے. ہم اپنے پڑوسی ملک کو دیکھتے ہیں, یورپ کو دیکھتے ہیں, ایسٹرن یورپ کو دیکھتے ہیں, نارتھ امریکہ کو دیکھتے ہیں, وہاں تمام جگہوں پہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. لیکن ہمارا کیا ٹارگیٹ؟ ایم کیو ایم کیا کہتی ہے؟ ایم کیو ایم واضح طور پہ کہا ہے کہ ان تمام معاشی صورتحال سے اپنے جو کہتے ہیں پور آف دی پور ہے, جو غریب سے غریب تر لوگ, ان کے مفادات کا خیال رکھنا. اور میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے بات چیت کا عمل جاری ہے, اور آپ دیکھیں گے جب بھی کوئی پیکیج کا اعلان ہوگا تو ہر صورت میں پور آف دی پور کے مفاد کا تحفظ. چلیں, بہت شکریہ. پاکستان ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر رہنما امین الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. امین الحق صاحب جو کہ موجودہ حکومت کے اتحادی ہیں, اور حکومت میں ایم کیو ایم جو ہے وہ اتحادی رہتی ہے اور اپنا اہم کردار ادا کرتی ہے. ایم کیو ایم کی اپنی کچھ ڈیمانڈز ہیں, اپنی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں جنہوں نے موجودہ حکومت سے بھی کی ہے, گویا کہ اب تک کسی پہ عمل درآمد ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. نہ مردم شماری کے حوالے سے حلقہ بندی کے حوالے سے بات چیت کرتے ہوئے نظر آ رہے, نہ پھر جو نامعلوم افراد کی 12 بار جن کا مطالبہ کیا گیا, اب تک کسی نامعلوم کو جنہیں غائب کیا گیا تھا, جو لاپتہ افراد تھے, انہیں اب تک بازیاب کرایا جا سکا ہے. حالات اپنی جگہ پر موجود ہیں, مہنگائی کا جن بوتل سے باہر ہے, ایسے میں بڑے بڑے اعلانات اور دعوے کیے جا رہے ہیں. لیکن امین الحق صاحب نے جیسے کہا کہ احتجاج کرنا یا اجلاس کرنا یا جلسے کرنا, پریس کانفرنس کرنا کسی بھی پارٹی کا جمہوری حق ہے, اور اس حق کو کوئی چھین نہیں سکتا. یہ حق حکومت کو دینا چاہیے اور دینا ہوتا ہے. دوسری جانب اس کے برعکس جو صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے کہ گرفتاریوں کا سلسلہ ملک بھر میں جاری ہے. پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو گرفتار کیا جا رہا ہے. جیسے علی محمد خان صاحب نے بھی کہا, ہم آئیں گے, دھرنا دیں گے, بیٹھیں گے, طویل دھرنا ہوگا, اور لوگ روزانہ کے بنیاد پہ شریک ہوں گے, اور یہ دھرنا بڑھتا جائے گا. 2014 سے 2022 کا یہ دھرنا عمران خان صاحب کا کتنا مختلف ہوگا, کیونکہ 2014 میں چودھری نثار علی خان تھے جنہوں نے سمجھداری سے پرتشدد واقعات نہ ہوں بڑے طریقے سے اس دھرنے کو ہینڈل کیا تھا. دوسری جانب آج رانا ثناء اللہ صاحب جو کہ انتہائی جذباتی نظر آ رہے ہیں, جنہوں نے آتے ہی اس وقت اب گرفتاریوں کا سلسلہ شروع کیا, کنٹینرز لگا کے ماردار شروع ہو گئی ہے, اور ان سب میں ایک بڑا جانی نقصان بھی ہمیں نظر آیا کہ پاکستان میں جو ہمیں یہ نظر آیا کہ ایک پولیس افسر کو جس کو جو شہید ہوا گولی لگنے سے, گولی کس نے لگی, کیسے ماری, کہاں سے لگی, یہ تو ابھی کارروائیاں اس کی ہونی ہیں, تحقیقات ہونی ہیں, یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. لیکن کیونکہ صورتحال بگڑتی جا رہی ہے, عمران خان صاحب کو, موجودہ حکومت کو اور تمام سیاسی جماعتوں کے اس بارے میں سوچنا ہوگا. پروگرام کا وقت یہاں ختم ہو جاتا ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.